Hello everyone, good afternoon. Hope we all are doing fine. So हमने मार्केट के ऊपर थोड़ा सा एक सेशन रखा है जो आज हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। ये सेशन से रिलेटेड कोई भी जो क्वेरीज होंगी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। कोई भी किसी भी तरीके की क्वेरीज जो आपके माइंड में आती है उसको हम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो ये सेशन जो हमने आज रखा है वो बेसिकली मार्केट को लेके रखा है। मार्केट के ऊपर जो है थोड़ी सी हमने देखी कि मार्केट के अंदर में वोलेटिलिटीज़ रही पीछे पास्ट फ्यू वीक्स में। तो सबके माइंड में ये चीज़ें हैं कि मार्केट में जो इस तरीके की मूवमेंट्स देखी देखी जा रही है, कभी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स ऊपर मूव कर जा रहे हैं, कभी नीचे मूव कर पा रहे हैं, और कई बार ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से भी मूवमेंट्स हो जा रहा है। तो थोड़ा सा कंसर्न माइंड में आता है लोगों के कि अंडरस्टैंडिंग क्या मतलब क्या चल रहा है मार्केट के अंदर में, क्या चीज़ें कैसे प्ले आउट हो रही हैं। तो उसी को लेकर हमने ये एक सेशन रखा है। तो लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स, फिर हम इस सेशन को आगे प्रोग्रेस करेंगे इसके अंदर। सो लेट्स स्टार्ट कि अब इसके ऊपर सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेशन में जो मेजर जो कोर जो पॉइंट है जिसके अराउंड हमारा ये सेशन है वो ये है कि मार्केट के अंदर में काफ़ी वॉलेटिलिटी है। और एज एन इन्वेस्टर या एज एन जो हम इक्विटी मार्केट में किसी भी तरीके से हमारा एक्सपोजर होता है, मार्केट में पार्टिसिपेशन होता है, तो हम ऑब्वियसली थोड़े घबरा जाते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि क्या क्या चल रहा है इक्विटी मार्केट के अंदर में। तो ये सेशन उसी उसी जो डाउट्स हैं माइंड में या जो हमारी एज एन जनरल ऑब्जर्वेशन है उसको उसको रिमूव करने के लिए रखा गया है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि मार्केट वोलेटिलिटी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस रखती है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वोलेटिलिटी जो होती है अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो जो किसी भी जो कंपनी है उसकी जो प्राइस जो डिराइव होती है वो उसके लॉन्ग टर्म फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो उसमें उनका कैश फ्लो और अर्निंग्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। शॉर्ट टर्म में जो चीज़ें हैं वो सेंटिमेंट्स और जो जो शॉर्ट टर्म फैक्टर्स होते हैं किसी न किसी इवेंट बेस्ड होते हैं, वहाँ से वो वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है। तो वो सेंटिमेंट और थोड़ा सा आउटलुक पेसिमिज्म बिल्ड होता है, तो वो प्राइसेस जो हैं वो शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएट करती हैं। तो शॉर्ट टर्म के ड्राइवर्स कुछ और होते हैं, लॉन्ग टर्म में ड्राइवर्स जो हैं वो कुछ और होते हैं। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम जो है ये सोचते हैं कि हम लंबे समय तक किसी कंपनी के अंदर में इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमने देखा है कि जितनी भी स्टडीज़ हम करते हैं या जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की जो हम पढ़ते हैं चीज़ें, तो हमें लगता है कि इन्वेस्टमेंट के अंदर में जो है अर्निंग्स और कंपनी के बिजनेस काफ़ी मैटर करते हैं, और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटीज़ को वो ओवरकम कर लेते हैं, प्राइस जो मूवमेंट्स है उसको ओवरकम कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझने वाली चीज़ होती है कि हम किसी कंपनी में लगाते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में, जब भी हम जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर 4000 के आसपास एक्टिवली ट्रेडेड कंपनियां हैं, जहाँ पे किसी भी कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं, तो जो वो कंपनी किसी न किसी मतलब इकोनॉमी में फंक्शन करती है, और ऑब्वियसली उस इकोनॉमी के अंदर में एक सेक्टर के अंदर में वो कंपनी होती है और उसको रिप्रेजेंट करती है। तो इस वजह से जो है सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी हो जाता है कि हमारी इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर वहाँ पे हमें कुछ डाउट नहीं लगता, हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी अच्छी लगती है, तो फिर घबराने वाली बात नहीं होती। थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का प्रेशर जो होता है वो लेना होता है। तो सबसे पहले तो देखें तो जैसे अभी रिसेंट जो न्यूज़ आई कि आईएमएफ ने जो है अपना पहले उन्होंने थोड़े से बोले थे कि जो 5 ट्रिलियन का अपना स्टेटस है वो FY 29 में हम अचीव कर लेंगे। हम इस स्लाइड में ये देख सकते हैं। और
उन्होंने कल ही ये इसको करेक्ट किया है और उनका कहना है कि 5 ट्रिलियन का जो स्टेटस है वो हम FY27 में अचीव कर लेंगे। तो ऑब्वियसली ये इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी तो इंटैक्ट है और ऑब्वियसली इंडिया जो है वो अक्रॉस द जितनी जो इकोनॉमीज़ हैं अक्रॉस द वर्ल्ड उसमें सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है ग्रोथ जो है वो एक मैग्नेट होता है फंड्स के लिए, वो उनको अट्रैक्ट करता है। तो अगर हम IMF के प्रोजेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनका जो प्रोजेक्शन है वो ये है कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं FY27 में। उन्होंने काफ़ी डिटेल्ड में इस चीज़ को फोरकास्ट किया है। अभी जो अपनी करंट प्राइस पे जो GDP है वो $3.5 ट्रिलियन की है। जो उनका एक्सपेक्टेशन है कि FY28 तक 5.5 ट्रिलियन हो जाएगा और FY27 तक उनका कहना है कि 5.1 ट्रिलियन हो जाएगा। तो ये अगर हम इसको कंपाउंडेड ग्रोथ रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो FY28 का जो 5.5 ट्रिलियन का IMF का प्रोजेक्शन है उसके हिसाब से हमारी इकोनॉमी 7.8% से ग्रो करेगी CAGR इन रियल टर्म्स। ठीक है। ऑब्वियसली हम उसमें नॉमिनल GDP ग्रोथ के लिए हम इन्फ्लेशन का उसमें एडअप करेंगे और अगर हम 4.5% का भी अगर इन्फ्लेशन 4.5 या 5% का इन्फ्लेशन भी एज्यूम करते हैं तो तकरीबन 13% से हमारी इकोनॉमी इन नॉमिनल टर्म्स ग्रो करेगी, 12.5-13% से ग्रो करेगी। तो ये एक बात तो हमारी ये सर्टेनिटी आ गई कि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ है और हम ग्रो करेंगे और इस इकोनॉमी के अंदर में जितनी भी कंपनियां फंक्शन कर रही हैं वो भी ग्रोथ करेंगी। तो 13% की अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है तो कई ऐसे सेक्टर्स होते हैं, कई ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो इकोनॉमी से फास्टर ग्रो करती है और वो इंडस्ट्रीज में जो कंपनियां होती हैं वो इंडस्ट्री ग्रोथ से भी ज़्यादा फास्टर ग्रो करती हैं, वो क्योंकि वो लीडर्स होती हैं, उनका वो मार्केट शेयर कैप्चर करती हैं, तो उनका ग्रोथ रेट जो है वो इंडस्ट्री से भी ज़्यादा होता है। तो बेसिकली जो ये पूरा जो डेटा पॉइंट्स है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया के अंदर में ग्रोथ है, लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री जो है इंडिया की वो इंटैक्ट है और अ, जो कंपनियां हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर में जो इकोनॉमी के अंदर में अपनी फंक्शन कर रही हैं, जो लीडर कंपनियां हैं जिनके पास कुछ ना कुछ मोट है, कुछ क्वालिटीज़ है, वो ऑब्वियसली इससे फास्टर ग्रो करेंगी। अगर हमारी इकोनॉमी 13% से ग्रो कर रही है तो मोस्ट प्रोबेबली वो 15, 17, 18 से ग्रो करेंगी। तो उसके हिसाब से देखिए जो इकोनॉमी में जब इकोनॉमिक इस तरीके से आती है चीज़ें, प्रॉस्पेरिटीज़ आती हैं तो हमारा जो स्पेंडिंग है, कंजम्पशन भी बढ़ जाता है, हमारी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ जाती है, हमारा एस्पिरेशंस बढ़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है उसके अंदर। तो अगर हम इंडिया के पर कैपिटा GDP ट्रेंड देखें तो काफ़ी अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में था, 60 से ये डेटा पॉइंट है, आप देख सकते हैं। और जो ट्रेजेक्ट्री है वो काफ़ी अप थी, बीच में एक थोड़ा सा टेम्पररी ब्लिप आया था कोविड की वजह से, डेटा पॉइंट्स 2020 तक का है। तो कोविड की वजह से जो ब्लिप आया उसके अंदर में भी रिकवरी आई है। तो अगर पर कैपिटा GDP ट्रेंड्स काफ़ी हेल्दी बनता है तो ऑब्वियसली कई ऐसी थीम्स होती है, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे कई ऐसी कंपनियां होती हैं जिनको कंजम्पशन वाले सेक्टर में हो या एस्पिरेशन वाले सेक्टर में हो या फिर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग हो, वहाँ काफ़ी हेल्प मिलता है उनको। तो ऑब्वियसली ये ट्रेजेक्टरी भी अप है, तो ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें भी नहीं सोचना है और कंपनियों के प्रॉस्पेरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। उसके बाद हम नेक्स्ट डेटा पॉइंट्स पे आते हैं। तो अगर हम ये देखें कि ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की तो हम किसी न किसी कंपनी में इन्वेस्टेड होते हैं, हम वहाँ पे अब पैसा लगाते हैं। जो 4,000 कंपनियाँ लिस्टेड है वहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर जो है वो वहाँ पे पैसा लगाता है। तो अ, उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि कंपनियों का क्या स्टेटस है, कॉर्पोरेट का सेंटिमेंट क्या है, क्योंकि वो जैसा परफॉर्म करेंगे आपका इन्वेस्टमेंट वैसा ही परफॉर्म करने वाला है इन द लॉन्ग रन, कि अर्निंग्स ही डिराइव करेंगी इन द लॉन्ग रन की क्या परफॉर्मेंस आने वाली है। तो अगर हम बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बैलेंस शीट जो है वो काफ़ी हेल्दियर हो गया इंडियन कॉर्पोरेट्स का। उन्होंने काफ़ी डेट रिडक्शन करे पीछे, FY21 तक का डेटा पॉइंट से, 22 का भी चूंकि रिजल्ट सीजन चल रहा है और 30 को वो ख़त्म हो जाएगा, तब तक हमारे पास जो है वो 22 का पूरा डेटा पॉइंट आ जाएगा। बट अभी फ़िलहाल जो है 21 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और कहीं न कहीं इस बार और बेहतर इम्प्रूवमेंट ही आई है चीज़ों के अंदर में। तो हम देखें उन्होंने अपने काफ़ी बैलेंस शीट को रिपेयर किया है, अब वो बहुत हेल्दी मोड में है, अपने आप को वो लीवरेज कर सकते हैं, कैपेक्स में जा सकते हैं। डिमांड अगर उस तरीके से बिल्ट होती है तो वहाँ पे वो फर्दर मार्केट शेयर कैप्चर कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। तो इस वाले स्लाइड में हम ऑब्वियसली देखकर हमको ये लगता है कि उनका डेट लेने की कैपेसिटी बढ़ गई है। डेट कैपेसिटी बढ़ गई है, एक्सपेंशन बहुत आसान हो गया और कोई बहुत ज़्यादा बैलेंस शीट क्लीन होने की वजह से जो फाइनेंशियल रिस्क होता है कंपनियों के अंदर में वो काफ़ी घट गया है।
अगर हम इंडिया के ऑब्वियसली एक कॉर्पोरेट जो है किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी प्रोस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा स्टेक जो है उन चूँकि वो बिज़नेस में बड़ा पैसा उनका लगा होता है, कैपेक्स लगा होता है, तो वो काफ़ी प्रूडेंट तरीके से बिहेव करते हैं और कहीं न कहीं चीज़ों को वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट का कॉन्फिडेंस जो है वो भी काफ़ी बढ़ा है इंडिया की इकोनॉमी को लेके। ये भी एक पॉजिटिव डेटा पॉइंट्स है जो हमारी इकोनॉमी की तरफ इंडिकेट कर रही है। क्योंकि अगर कॉर्पोरेट कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा है, ऑप्टिमिज़्म काफ़ी अच्छी है वहाँ पे, तो वो उनका जो विज़न है, उनकी जो विज़िबिलिटी है, ऑब्वियसली बहुत क्लियर है चीज़ों को लेके, वो बहुत पॉजिटिव है। तो एज़ अ कॉर्पोरेट जब वो बहुत पॉजिटिव हैं, तो एज़ अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर जब हम किसी कंपनी में लगाते हैं, तो हमारे अंदर भी वही पॉजिटिविटी होनी चाहिए एज़ अ बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज़ हम जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट की बात करता है तो वो पार्शियल ओनरशिप की बात करता है। तो जो पार्टनर्स हैं, अगर उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी अप है, तो एज़ अ माइनर शेयर होल्डर हमारी भी कॉन्फिडेंस बढ़ती है। एज़ एन इन्वेस्टर सबकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है। उनका देखें तो इंडिया के अंदर में कैपेक्स साइकिल जो था वो काफ़ी सबड्यूड था पीछे, काफ़ी कम था वो। तो अब जो कैपेक्स साइकिल है उसके डेटा पॉइंट्स भी आए हैं, कैपेक्स की रिकवरी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसका रीज़न है कि पॉलिसी से रिलेटेड बहुत सारे काम हो रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारी पॉलिसी रिलेटेड हेल्प मतलब स्कीम्स निकाल रखी हैं जो इंडस्ट्री को इनकरेज कर रही हैं, जैसे पीएलआई स्कीम्स हो गए। तो हर इंडस्ट्री को बहुत सारी बेनिफिट्स मिल रही है, गवर्नमेंट का पुश है कि एक तरीके से कैपेक्स साइकिल रिवाइव हो, कॉर्पोरेट्स को मेक इन इंडिया करे, वो इंडिया के अंदर में ही बनाए। इससे अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी को काफ़ी हेल्प मिलेगा और कैपेक्स साइकिल को भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो ये वाली स्कीम्स का देखें तो जो प्रोजेक्शंस हैं कई सारे हाउसेस के, उनका यही प्रोजेक्शंस है कि अपनी साइकिल जो है कैपेक्स साइकिल काफ़ी तेज़ी से पिकअप करेगी। और इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारा बैलेंस शीट जो कॉर्पोरेट्स का है उनका काफ़ी क्लीन है, कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई है। तो और आगे की जो जीडीपी ग्रोथ है वो उसको लेके भी वो काफ़ी बुलिश हैं। तो वो अपने आप को लिवरेज कर सकते हैं, अपनी नई कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं डिमांड को लेकर, और गवर्नमेंट की तरफ से जो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। जब भी कोई लॉन्ग टर्म के बारे में, इंडिया के बारे में सोचता है, तो ये डेटा पॉइंट्स बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशंस देते हैं कि क्या आउटलुक होने वाला है आगे, आने वाले 5 साल, 4-5 साल में क्या चेंजेस आने वाले हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो जो कई डेटा पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ जहाँ पे कई सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा डेट रिडक्शन हुआ है, कई सेक्टर्स में थोड़े कम हुए हैं, बट मोर और लेस डेट रिडक्शन ओवरऑल जो है वो एक ट्रेंड रहा है सारी इंडस्ट्रीज़ के बीच में। तो ये उसी पॉइंट को मतलब एक तरीके से कोरिलेट कर रहा है जिस तरीके से कॉर्पोरेट्स का अपना कॉन्फिडेंस है। उसके बाद अगर हम देखें तो अ, ये इंडिया का जो ग्रोथ ड्राइवर है, और जो बैंकिंग इंडस्ट्री होती है बेसिकली, इंडिया के अंदर में कोई भी चीज़ या किसी भी इकोनॉमी में कोई भी चीज़ जो फंक्शन करती है वो क्रेडिट पे फंक्शन करती है। सारे कॉर्पोरेट्स जो हैं वो क्रेडिट पे बहुत सारा काम करते हैं। तो बैंकिंग इंडस्ट्री जो है या बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ जो है वो प्रॉक्सी होता है इकोनॉमी का। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो है तो बैंकिंग इंडस्ट्री का भी उसके अंदर में आपको दिख जाता है कि कैसे ये इंडस्ट्री फंक्शन कर रही है और क्या इंडिकेट कर रही है कि अंडरलाइंग इकोनॉमी के अंदर में क्या हो रहा है। तो अगर हम देखें तो इंडिया का जो क्रेडिट ग्रोथ था वो 2014 में तकरीबन 18% का था, और उसके बाद 13 मिड के अराउंड, और उसके बाद से वो कंटिन्यूअस डिक्लाइन पे चला गया था, और 2018 में जो है वो उसका क्रेडिट ग्रोथ अब इंडिया की बहुत डिसमल हो गई थी। ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स हुए थे, अगर हम याद करें तो 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, फिर 2017 में जीएसटी रोल आउट हुआ था जुलाई के अंदर में। तो उसका असर रहा, कई चीज़ें थोड़ी बहुत डिसरप्ट हुई थी उस टाइम पे। तो कॉर्पोरेट जो थे वो कई कम चीज़ों में उनका थोड़ा बैंडविड्थ चला गया, और वहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ अपना काफ़ी कम आया। बट उसके बाद देखें तो काफ़ी हेल्दी कैपेक्स रिकवरी आई थी, और उसके बाद पैंडेमिक आया, और पैंडेमिक से थोड़ा सा डैम्प हुआ वो। बट थोड़ी सी उसके बाद जो बैलेंस शीट्स क्लीन हुई है तो हमारी क्रेडिट ग्रोथ भी पिकअप कर रही है, जो एक इंडिकेशन है कि हमारी इकोनॉमी में काफ़ी हेल्दी ग्रोथ हो रहा है। अगर हम रिसेंट डेटा पॉइंट्स का देखें तो तकरीबन क्रेडिट ग्रोथ जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया था FY22 में, जो अपना नंबर्स है रिसेंटली रिलीज़ हुए थे उसके अंदर में। तो ये एक बहुत हेल्दी साइन है कि इंडिया की इकोनॉमी में कॉर्पोरेट्स बोरो कर रहे हैं, उनका सेंटिमेंट पॉजिटिव है, इंडिया का इकोनॉमिक आउटलुक काफ़ी अच्छा है।
और वो अर्निंग्स जो है वो जैसे भी हम एक्सपेंशन करते हैं या चीज़ों को स्मूथ लाइन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट होती है और कैश फ्लो में रिफ्लेक्ट होती है और यही लॉन्ग वैल्यू को ड्राइव करती है। शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंटली बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सारा एक आउटलुक था अपने इंडिया को लेके एज अ लॉन्ग टर्म। जो कोई भी अपने मार्केट के अंदर में इन्वेस्ट करना चाहता है ऑब्वियसली उसको एक पॉजिटिव व्यू रखना चाहिए बिकॉज ग्राउंड पे बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज हो रही हैं और चेंज जो भी होता है उसके फ्रूट्स आने में थोड़ा टाइम लगता है। कई ऐसी इवेंट्स हैं जिन्होंने अभी शॉर्ट टर्म के अंदर में वोलेटिलिटी क्रिएट करी है। उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इसका इम्प्लीकेशंस होता है। कई बार हमने देखा कि एक हमने सुन रखा है कि एक पैरेटो प्रिंसिपल होती है लाइफ के अंदर में। उसके स्टॉक मार्केट में भी बिल्कुल वैसे ही फंक्शन करती है वो चीज़ें। कई बार क्या होता है हमारा जो 80% जब हम रिटर्न लगाते हैं तो वो परफॉर्म नहीं करता है। 80% ऑफ टाइम वो रुका रहता है। फिर वो जब उसके नंबर्स आने शुरू होते हैं उसके अर्निंग्स आनी शुरू होती है तो वो बहुत तेज़ी से वो बहुत अ, कम समय में काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट्स आ जाते हैं उसके अंदर और वो प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होने लग जाते हैं। तो अभी रिसेंटली हमने एक वो भी देखा। एक इंटरव्यू आया था जीरोधा जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर है इंडियन मार्केट के अंदर में। तो उसमें जो ट्रेंड्स थे वो ट्रेंड ये थे कि लोगों का थोड़ा शॉर्ट टर्म में बिलीव ज़्यादा हो रखा है। बट जो वहाँ पे उन्होंने अपनी एक जो ह्यूरिस्टिक्स वहाँ पे डाली उनका कहना था कि शॉर्ट टर्म में बहुत कम लोग जो है उस तरीके से कंसिस्टेंटली मनी मेकिंग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत स्टेबलाइज करता है चीज़ों को। स्ट्रेस फ्री होता है ऑब्वियसली पीसफुल तरीके का काम होता है वहाँ पे। और अब हम देखें कि अपने मार्केट के अंदर में इतनी वॉलेटिलिटीज़ आ गई है लोगों के माइंड में क्वेश्चन है कि क्या होगा आगे क्या लगता है कहाँ कब चीज़ें जो है वो सुधरेंगी ये वाली चीज़। तो अगर हम इस स्लाइड के अंदर में देख सकते हैं कि ये स्लाइड जो है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जब भी फॉरेन आउटफ्लो हुआ है मनी का बहुत ज़्यादा पैसे निकले हैं जैसे हम देखते हैं डेली हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे आता है डिस्क्लोजर की एफआई ने 1,000 करोड़ रुपए का बेच दिया 2,000 करोड़ का बेच दिया 5,000 करोड़ का बेच दिया इस तरीके से। तो हम यहाँ पे इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जब भी बहुत ज़्यादा एग्जोडस हुआ है पैसे निकले हैं अपने कंट्री के एफआई रूट से तो वो जो है उसके बाद जब भी उनकी एंट्री हुई है स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छी मूवमेंट्स आई है और उसके बाद मार्केट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और अभी जो है वो उनका जो एग्जिट है वो अब तक का सबसे बड़ा एग्जिट है जो हम इस चार्ट में देख सकते हैं। 2 लाख करोड़ का लगभग इसी साल में वो बेच चुके हैं। 1 लाख करोड़ का वो अक्टूबर से दिसंबर में बेच चुके थे। तो ये जो एग्जोडस है बहुत ज़्यादा हो गए और मोस्टली ये शॉर्ट टर्म मनी होती हैं। एफ आई एफ पी आईज जो होती हैं अगर हम एफ डी आई के लॉन्ग टर्म जो मनी होती है इंडिया के अंदर में उनका ट्रेंड देखें तो वो अभी भी हेल्दी है काफ़ी अच्छे एफ डी आई इन्फ्लोज हैं। एफ आई आई जो होते हैं वो थोड़े शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड होते हैं और उसमें भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर होते हैं जिनका व्यू जो होता है वो लॉन्ग टर्म का होता है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए अपने मार्केट के अंदर में आते हैं। तो ये एक्सोडस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया है और कहीं न कहीं वो लाइट है इमर्जिंग मार्केट को लेके इंडिया को लेके। तो जब भी कभी कोई ऐसी चीज़ें होंगी तो काफ़ी ज़्यादा उनका इन्फ्लो रहेगा और ऑब्वियसली अगर शॉर्ट टर्म के चीज़ों को अवॉइड भी कर दे तो अगर इंडिया की ट्रेजेक्टरी ग्रोथ की अप है कैश फ्लोज रिस्क और ये सारी चीज़ें जो है मैनेज्ड हैं तो उनका आना बिल्कुल तय है क्योंकि ऑब्वियसली जैसे शुरुआत में मैंने बोला था कि जो ग्रोथ है वो मैग्नेट होता है फंड्स के लिए। तो वो कहीं ना कहीं उनको अपनी तरफ खींचता है तो वो इस मार्केट में ज़रूर आने का उनका रहेगा। और अगर हम वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये मार्च 22 तक का डेटा है। वहाँ पे भी हम देखें तो जो इमर्जिंग मार्केट का वैल्यूएशंस है वो काफ़ी कम हो गया है। 12.9 पे था हिस्टोरिकली जो उनका जो लो लगा था वो 10 पे था पी रेशियो जो था। तो ये मार्च का डेटा पॉइंट है मार्च 22 का। उसके बाद जो है हम मई 22 में हैं और उसके बाद भी मार्केट काफ़ी करेक्ट की है तो ऑब्वियसली ये डेटा कहीं ना कहीं 11.5 से 12 के बीच में रहेगा। तो हम बहुत करीब हैं अपने मार्केट में एक वैल्यूएशंस बॉटमिंग के। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है फंड फ्लोज जब भी इमर्जिंग मार्केट में आएंगी तो इंडिया एक बड़ा कंटेंडर रहेगा क्योंकि इंडिया इमर्जिंग मार्केट के अंदर में एक ब्राइट स्पॉट है। कई बार हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट में हमको लगता है कि थोड़ा और मार्केट गिर जाएगा थोड़ा और मार्केट गिर जाएगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो करेक्शंस में के एक्सपेक्टेशन में हम ज़्यादा पैसे लूज़ कर जाते हैं रादर दैन कि
करेक्शन के टाइम पे। ये पीटर लिंच जो हैं एक बहुत बड़े फंड मैनेजर थे, मेडालियन फंड इन्होंने हैंडल किया था, इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी स्ट्रांग है। तो इनके अपने ऑब्जर्वेशंस थे कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमें इस तरीके से सोचना चाहिए। और ऑब्वियसली मार्केट जो है वो लीनियर नहीं होता, स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न्स जो है वो भी लीनियर नहीं होते, वो भी लंपी तरीके से होते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमेशा कुछ ना कुछ माइक्रो फैक्टर्स होते हैं जो डिस्टर्ब करते हैं, तो मार्केट में हमेशा वरी करने के लिए कुछ ना कुछ होता है। बट अगर अर्निंग और इंडिया की इकोनॉमी के बारे में हम पॉजिटिव हैं तो उस तरीके से मतलब चीज़ें पॉजिटिवली लेते हैं, तो ऑब्वियसली एक अच्छा पॉइंट होता है वेल्थ जनरेशन का, इक्विटीज़। अगर हम डेटा पॉइंट देखें, कई लोगों का रहता है कि मतलब शॉर्ट टर्म, जैसे अपने इंडिया के अंदर में काफ़ी डीमैट अकाउंट खुले हैं, और डीमैट अकाउंट्स जो है वो अ, जैसे एक फेमस फंड मैनेजर ने बोला कि मोस्ट ऑफ द जो हैं वो एफ-एन-ओ सेगमेंट में आ रहे हैं, न्यू अकाउंट्स उनका एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये एस-एन-पी का डेटा है, उसमें ये था कि अगर हम फुली इन्वेस्टेड रहते हैं तो हमारा कैगर कितना होता है, और अगर हम बेस्ट डेज मार्केट के मिस कर जाते हैं तो हमारा, तो जो भी एक एज एन इन्वेस्टर उनका कैगर जो डैम्प होता है, वो क्या उसका इम्पैक्ट आता है। फिर अपने इंडिया के मार्केट के बारे में देखते हैं, एफआई ओनरशिप के बारे में कई बार हमें वो थॉट्स आता है। तो वो हमारी जो चेंजिंग है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन मार्केट में, वो कहीं ना कहीं डोमेस्टिकली बहुत मैच्योर मार्केट होता चला जा रहा है। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की पार्टिसिपेशन बढ़ती जा रही है, रिटेल्स की पार्टिसिपेशन भी बढ़ती जा रही है थ्रू म्यूचुअल फंड्स रूट, तो वो भी एक पॉजिटिव साइन है। अगर हम फ्लोज की बात देखें तो अपने अप्रैल के अंदर में ही म्यूचुअल फंड, मार्च के अंदर में 28,500 करोड़ का फ्लो आया था इक्विटी म्यूचुअल फंड में। ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि इंडिया के प्रोस्पेक्ट को लेके अपने जो जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी बुलिश हैं। म्यूचुअल फंड रूट्स के थ्रू उन मार्केट में स्टिल वो जो कंपनियां, अच्छी कंपनियां हैं, उसके अंदर वो पैसे डाल रहे हैं। अगर इंडिया का मार्केट देखें तो कई बार हमको लगता है कि मार्केट बहुत गिर गई, इंडिया का मार्केट बहुत गिर गया, बट इंडिया जो है वो एक आउट परफॉर्मर है ग्लोबल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। इंडोनेशिया और यूके मार्केट को छोड़ दे तो इंडिया जो है थर्ड नंबर पे था। ये ऑब्वियसली मार्च का डेटा पॉइंट है, तो उसके उस तब इंडिया एक ब्राइट स्पॉट था, थर्ड सबसे कम फॉल करने वाली मार्केट थी। और आगे भी ग्लोबली जिस हिसाब से सेल ऑफ हुई हैं, तो अब इंडिया कहीं ना कहीं इन्हीं रैंकिंग्स पे होने का एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज सारी मार्केट गिरी हैं। और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो हमने पीछे डिस्कस किया कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वो हम इसमें देख सकते हैं कि कंज्यूमर सेंटिमेंट भी काफ़ी ग्रो किया है, मैन्युफैक्चरिंग में भी काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, कार सेल्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो जितने भी डेटा पॉइंट्स होते हैं जो एक इकोनॉमी के हेल्दी होने का जो साइंस दिखाते हैं, वो सारे बहुत ही पॉजिटिव हैं। उसके बाद वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये अप्रैल तक का डेटा पॉइंट है, हम अपने मीडियन लेवल के करीब हैं, तो मार्केट जो है अपने बॉटमिंग आउट प्रोसेस में है। थोड़ा बहुत करेक्शन हियर एंड देयर तो मार्केट में होता ही रहता है, बिकॉज नोबडी कैन प्रेडिक्ट द टॉप एंड बॉटम कंसिस्टेंटली। तो उसको देखते हुए अगर देखें तो बहुत ही वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्टिव लेवल पे आ गया है मार्केट। कई ऐसे स्टॉक्स, कई ऐसी क्वालिटी कंपनियां हैं जिनके अगर हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस को देखते हुए जो उनकी वैल्यूएशंस चलती थी उसके बहुत करीब आ गए हैं। अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अर्निंग्स अभी तक जो भी पिक्चर आया था उसके हिसाब से जो डेटा पॉइंट्स हैं वो भी पॉजिटिवली इंडिकेट कर रहे हैं कि 23% का ग्रोथ रहा है उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। तो एक बहुत अच्छी हेल्दी साइन है कि कंपनियों की अर्निंग्स अभी भी बहुत हेल्दी रेट से आ रही हैं। तो अब ये सारे अगर हम इनको समराइज़ करें तो समराइज़ यही करते हैं कि जो इंडिया की इकोनॉमी है उसका आउटलुक बहुत अच्छा है आईएमएफ के डेटा पॉइंट्स के हिसाब से देखें तो। कंपनियां जो इस इकोनॉमी के अंदर में फंक्शन कर रही हैं उनका बैलेंस शीट काफ़ी क्लीन हो गया है, और वो अपने आप को लिवरेज करने के लिए बहुत रेडी हैं, अपनी कैपेसिटी, अपने स्किल को बढ़ाने के लिए रेडी हैं। कई डेटा पॉइंट्स जो फंडामेंटल डेटा पॉइंट्स हैं इकोनॉमी को लेके, हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स जो हैं वो सारे पॉजिटिव साइड इंडिकेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट का भी काफ़ी इंकरेजमेंट है चीज़ों को लेके, तो ऑन ग्राउंड बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, चेंजेस हो रहे हैं वहाँ पे। तो शॉर्ट टर्म में जो जो मूवमेंट्स है उसको ड्राइव कर उसको उसके ड्राइव के बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं, बट इन द लॉन्ग टर्म अर्निंग्स जो है वही ड्राइव करता है चीज़ों को। तो अगर अर्निंग पिक्चर स्ट्रांग है तो मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लोग पैसे बना ले जाते हैं। तो उसमें वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो काफ़ी
जो है वो अट्रैक्टिव लेवल पे है। तो आज का जो जैसे सेशन है कि अगर हम लंबे समय तक पीटर लिंच का ही, जैसे मैंने डिस्कस किया था, उनका ही कहना है कि अगर हम लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड जो लोग इंडियन मार्केट में रहते हैं और इन तरीके की जो करेक्शंस आती है, इंटरमिटेंट करेक्शंस जो बीच बीच में एक जर्नी में आती है किसी भी कंट्री के स्टॉक मार्केट के, तो उसमें वो करेक्शंस जो है लॉन्ग टर्म अगर हम होल्ड कर मतलब कंपनियों के ऊपर सोच रखते हैं तो ऑब्वियसली एक सेफ बेट की तरह होता है। तो आज की प्रेजेंटेशन जो थी, आज का जो एक चीज़ था मीटअप, जो चीज़ें सारी थी वो इसी को लेके थी कि लॉन्ग टर्म देखने का है, लॉन्ग टर्म सोचने का है मार्केट में, आगे आने वाले 5-10 ईयर्स के बारे में सोचने का है कि कई इंडिया का मार्केट स्टिल जो है वो हेल्दी है, इंडिया इकोनॉमी स्टिल हेल्दी है या नहीं। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी किसी भी तरीके की कमेंट हो, तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में डालिए और हम जो है उस चीज़ों को लुक आउट करेंगे और ऑब्वियसली हम उसको रिप्लाई करेंगे उसके ऊपर। तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना था। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।